हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोग 9th का लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो 5 नंबर में सीधे पूछ जाएंगे वो सारा सवाल देखेंगे आप लोग। तो वीडियो को पूरा देखना और आपके जितने सारे दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अच्छे से समझ लो ताकि लिख सको, ठीक है। समझना ज्यादा जरूरी है। और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है इसमें और उसको किस प्रकार से आप लोग आंसर दोगे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको जवाब क्या होता है और किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। इसी प्रकार का पेपर रहेगा आप लोग का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल बताइए। तो आप लोगों को लिखना है कैसे, देखिए आप लोगों को लिख देना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना है आप लोगों को, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी परमाणु उसका जो केंद्र होता है ना वो धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे ही नाभिक कहा जाता है। क्या, और नाभिक में पूछता है कि नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो धनावेश होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, धनावेश मतलब प्लस चार्ज होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। और उसने क्या कहा था कि जो कोई भी परमाणु है दोस्तों उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो किसमें होता है, उसका केंद्र में ही होता है, यानी कि नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से कि ये नाभिक है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था, ये रदरफोर्ड ने कहा था। और नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में काफी कम होता है। बोले नाभिक का जो आकार है, ठीक है, ये जो नाभिक का आकार ये परमाणु का आकार से काफी छोटा होता है, काफी कम। और रदरफोर्ड, ये चीज आप लोग का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, ठीक है, पर उसमें कुछ कमियां भी थी। क्या कमियां थी, देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। नील्स बोर उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया। तो देखो इसमें मुझे दो चीज जानकारी मिलेगी। क्या, सबसे पहला रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी वो पता चलेगा और उन कमियों को कैसे दूर किया नील्स बोर ने, यानी कि अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है वो क्या है, मतलब दो चीज यहाँ पे जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे भी कहा मैंने कि ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये किसने कहा था, ये कहा था रदरफोर्ड ने। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए अस्थायी नहीं बने रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा के दौरान विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे और वे नाभिक की ओर खींचे चले जाएंगे। इस प्रकार बोल रहा है कि ये जो अब चक्कर लगाए कोई, ठीक है, तो बोल रहा है इस प्रकार से चक्कर लगाता रहेगा, एक ही कक्ष में हमेशा चक्कर लगाए, तो अब हमेशा चक्कर लगाए तो उसमें तो ऊर्जा मुक्त होगी, इसका एनर्जी धीरे धीरे डाउन होगा ना जी। और जैसे जैसे एनर्जी धीरे डाउन होगा, इसका क्या एनर्जी धीरे धीरे डाउन होते होते ये नाभिक में आके गिर जाएगा। और नाभिक में गिरा तो काम खत्म। क्या काम खत्म, देखो क्या होगा कि इस दौरान विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे और नाभिक और खींचे चले जाएंगे और नाभिक से टकराएंगे, मतलब लास्ट में नाभिक में गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में परमाणु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगा। और जब दोस्तों यहाँ पर प्लस चार्ज है और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नाभिक में गिरेगा तब तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी, तब तो परमाणु को होगा ही नहीं, ठीक है, सीधा ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब वो नहीं होगा परमाणु और नष्ट हो जाएगा। जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर भी लगाता है, तो इसको ठीक से ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, क्लियरिफाई नहीं कर पाए थे कि चक्कर लगाते हैं तो बीच में गिरते हैं, नहीं अगर यहाँ पर नाभिक है तो नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्यों नहीं गिरते हैं, ये चीज़ वो अच्छे से नहीं बता पाए थे। तो देखो क्या है, अब नील नामक कोई आदमी आया, ठीक है, नील्स बोर नामक, तो उन्होंने क्या कहा, देखो बोरा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लो ये आप लोग का अभी जो है ये है नाभिक और ये के सेल है, ये के एल है, ये एम है, तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक, इसी में घूमेगा, इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। वो अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से, जब एनर्जी ज्यादा होगा तो हायर एनर्जी लेवल में घूमेगा, जब कम होगा तो लोअर एनर्जी लेवल में घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। क्या बोल रहा है, जब निश्चित कक्षा मतलब ये हो गया नाभिक, ये के कक्ष हो गया, ये एल हो गया, जब इस कक्ष में घूम रहा है तो उसका ऊर्जा में विकिरण कम नहीं होगा। फिर उसी प्रकार जब यहां से यहां अब इसमें घूम रहा है, अरे भाई साहब रुकना, यहां से यहां जब घूम रहा है, ठीक है, तो भी इसमें कोई ऊर्जा का विकिरण मतलब ऊर्जा लॉस नहीं होगा, ठीक है। जब इसमें कम एनर्जी होगा तो इसमें घूमेगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो इसमें घूमेगा, मतलब इसका नेक्स्ट फिक्स्ड पाथ है, उसी पाथ में घूमेगा। और जब उस पाथ में घूमेगा तो अपना एनर्जी लॉस वो नहीं करेगा। ये किसने कहा था, नील्स बोर ने कहा था,
ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पर, अच्छे समझ लो। रदरफोर्ड ने कहा था हाँ चक्कर लगाएगा, लेकिन वो ये क्लेरिफाई नहीं किया था निश्चित कक्षा में घूमेगा। लेकिन नील्स बोर ने आकर क्या कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है और इस दौरान वो अपना एनर्जी जो है लॉस नहीं करता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। समझ रहे? तो ये चीज है। अब देखो क्या है अगला सवाल हम लोग का, संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? बहुत आसान है, आप लोग खुद से लिख दोगे यार। देखो क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले खांसते हो ठीकते नहीं बस छींकते, ठीक है। खांसते हो छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। जब आप खांसोगे छींकोगे तो किसी मुंह के सामने थोड़ी खांस छींक दोगे, या तो फिर उसको भी हो जाएगा। इसलिए कहता है कि खांसते या छींकते समय हाथ को मुंह के सामने लेना चाहिए ताकि जो वायरस है बाहर ना फैले, या फिर रुमाल का प्रयोग कर लो। लेकिन नहीं, कोई कोई तो लड़का होता है ना आप लोग की, कोई नहीं जाके किसी के मुंह के सामने खांसेंगे छींकेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना है, ठीक है। विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखकर स्वच्छ पीने का जल का उपयोग करके वैक्सीन या टीका लगाकर, ठीक है। मान लीजिए किसी को अगर कुछ हुआ है, कुछ वायरस को अटैक किया, तो वैक्सीन या फिर टीका कुछ दवाई खा के वो ठीक हो सकता है। टॉयलेट को साफ सुथरा रख करके, ठीक है। आप लोग देखे होंगे पब्लिक प्लेस में जो टॉयलेट होता है उसमें आप घुस नहीं पाइएगा, इतना दुर्गंध होता है, कभी घुसेंगे तो आप देखेंगे। लेकिन स्कूल का उतना नहीं होता है क्योंकि उसको स्वच्छ रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है। तो इसी प्रकार स्कूल को टॉयलेट को साफ सुथरा रखना चाहिए अगर कहीं नहीं है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करके अब संक्रामक रोगों से फैलने से बच सकते हैं। अगला है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश मतलब माइनस, ऋण मतलब क्या, जो घाटा में रहेगा, जो माइनस में रहेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये नाभिक हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना, ये चीज हो गया। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं। समझ गए? प्रोटॉन के बारे में बात करें, ठीक उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है तो प्रोटॉन में धन आवेश होता है। धन मतलब प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, जो नाभिक है ना यही तो है प्लस चार्ज, तो यही तो है प्रोटॉन। समझ रहे हो? मतलब इसी नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित रहता है और इसे हम लोग किससे, पी से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन क्या है भाई साहब, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन से न्यूट्रल समझ लेना, न्यूट्रल है तो कोई आवेश नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, तो इसे नाभिक में ये भी उपस्थित है। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही उपस्थित रहता है, ठीक है। आप लोग बता दूं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों मिला करके, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके आपका परमाणु द्रव्यमान बनता है। समझ गए? और इन्हीं किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन से एन, पी से प्रोटॉन और ई से इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अच्छे से याद करना, ये सवाल पूछ सकता है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, अच्छे से समझ लो। देखो मृदा के निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। क्या? सबसे पहले सूर्य पत्थरों को गर्म करता है, सूर्य रोशनी दे रहा है, पत्थरों को गर्म करती है जिससे वे प्रसारित, आपको पता है। अब कोई भी चीज जब गर्म होगा तो फैलेगा, फैलेगा ना, तो ही गर्म होता है तो प्रसारित होता है। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं। अब दिन में सूर्य का रोशनी मिला तो फैल गया, अब रात में ठंडा हो गया तो सिकुड़ना चाहेगा, सिकुड़ गया। इससे उसमें दरारें पड़ जाती है और वो टूट जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी रॉड को बार बार इस तरह से घुमाते हो, इस तरह से, मतलब रॉड को एक ही जगह पर अगर किसी खास पॉइंट के अकॉर्डिंग टेढ़ा मेढ़ा करते हो तो वो वहां से टूट जाता है। क्यों? वहां गर्मी होता है, ठंडा होता है, मैं तो उस तरह से। उसी प्रकार अब पत्थर दिन में क्या हो रहा है, दिन में फैल रहा है, रात में सिकुड़ जा रहा है, दिन में फैल रहा है फिर, तो इस प्रकार से उसमें दरारें आ जाती है। जल सूरज के ताप, अब देखो क्या जल क्या करता है, इसमें सूरज के ताप से बनी जो दरार बन जाता है उसमें पानी भर जाता है। जल क्या करता है, उसमें भर जाता है पानी, और यदि जम जाता है तो दरार को चौड़ा करता है। आपको पता है कि मान लीजिए कहीं पत्थर का दरार है, ठीक है, अब वहां पानी भर गया तो धीरे धीरे वो पत्थर को काटेगा और पत्थर का वो दरार चौड़ा होता जाएगा। बहता हुआ जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बहता कहीं से पानी अगर बह रहा है, ठीक है, तो पत्थर को आपको पता है काट काट के ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं खड़ा है तो भी वो पत्थर को थोड़ा गला, धीरे धीरे करके वहां गलाता है। इसके अलावा तेज गति से जो बहता हुआ पानी है वो क्या पत्थर के टुकड़ों को बहा कर ले जाता है, जिससे आपस में टकरा कर टूट कर और छोटे हो जाते हैं। और कहीं कहीं देखा बहुत तेज गति से पानी बहता है ना, तो पत्थर बहा कर ले जाता है, वो टूट जाता है, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होता है। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफी दूर पाई जाती है। मान लीजिए यहाँ से पत्थर टुकड़ा निकला, ठीक है, अब वो बहकर पानी के साथ बहा करके काफी दूर आ जाएगा, तो उसका जो मिट्टी तैयार होगा काफी दूर ही मिलेगा ना। यहाँ पत्थर यहाँ पर तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहाते 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 कहीं कहीं कहाँ कहाँ बहता रहेगा। जीव क्या करता है, हवा क्या करता है, देखो हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, हवा से भी टकराते हैं और छोटे टुकड़ों में
बढ़ जाता है। और लास्ट में जीव भी मिट्टी बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी के परत का निर्माण करता है। आप लोग देखेंगे कहीं अगर बड़ा पत्थर है उसके ऊपर कहीं पौधा उग गया तो देखेंगे उसके आसपास थोड़ा थोड़ा मिट्टी जम जाता है, क्यों? वो पौधा के कारण ही होता है ना। तो इस प्रकार से मिट्टी बनता है। बहुत हर एक कारक, हर एक चीज यहाँ पर अपना अपना योगदान देता है। अगला सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण, यांत्रिक ऊर्जा क्या है और इसके दो प्रकार क्या है? 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल पर एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है, उसको जरूर देखना, क्योंकि 9 में न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा आप लोग का। और न्यूमेरिकल अगर बना दोगे तो एक भी नंबर कटेगा नहीं और बहुत आसान है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो स्पेशल वीडियो भी आएगा न्यूमेरिकल पर, उसको जरूर देखना आप लोग। क्या है? कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा की योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। समझ गए? यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या? जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। बस याद रखना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तो ये दो प्रकार का हो गया। क्या क्या हो गया? एक हो गया गतिज ऊर्जा मेरे दोस्त, और दूसरा हो गया क्या? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बताए थे जो गति के कारण होता है, और स्थितिज ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होता है, ठीक है। और इसमें एक सवाल क्या है कि 15 के द्रव्यमान 4 वस्तु के तो इसका गतिज ऊर्जा निकलना है। तो गतिज ऊर्जा मतलब आप डायरेक्ट लिख देना, गतिज ऊर्जा तो हम बताएं बहुत बार, यहाँ देख लो थोड़ा सा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? फॉर्मूला पता है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। बस बैठा दो, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसके बाद लिखना हाफ एम के जगह पे कितना है, देखो द्रव्यमान 15 है और वी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हाफ, ठीक है, 15 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। काट सकते हो, 2 8 15 को 8 से गुना करते ना, क्या 15 8 120 यानी कि 120 जूल आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये है आप लोग का। चलो आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो देखो, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, समस्थानिक होता है एक, और एक होता है मेरे दोस्त समभारिक। समभारिक मतलब क्या? भार समान होता है, द्रव्यमान समान होता है, लेकिन समस्थानिक मतलब क्या? परमाणु संख्या समान हो जाएगा। तो यही चीज है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। क्या क्या होता है? प्रोटियम होता है दोस्त, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिससे इसके तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक 1 ही है, ठीक है। चाहे आप हाइड्रोजन को क्या बोलो, प्रोटियम को बोलो, ड्यूटेरियम को बोलो या ट्रिटियम, सभी का परमाणु संख्या एक ही है। हाँ, परमाणु भार अलग अलग है सबका। जैसे समस्थानिक में प्रोटियम का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा परमाणु भार, ड्यूटेरियम का 2 हो जाएगा, ट्रिटियम का 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही चीज है, परमाणु भार अलग अलग होता है बट परमाणु संख्या अलग सेम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समस्थानिक। और समभारिक मतलब भार समान होता है, द्रव्यमान समान होता है, पर क्या? परमाणु संख्या अलग अलग हो जाएगा। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान, समभारिक मतलब परमाणु भार समान। समझ गए? तो आगे बढ़ो, समस्थानिक के 3 उपयोग बताओ। तो पहला उपयोग देख लो क्या है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का जो एक समस्थानिक उसे परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में? तो ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। याद रखना, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम में घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग। आपको पता है कि घेंघा रोग जो होता है तो उसके लिए आयोडीन नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, तो घेंघा रोग के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? तो इतनी सी है कहानी जो सबकी जुबानी, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल अच्छे समझा दिए हैं, आप भी समझ लो। और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो कमेंट करके जरूर बोल देना। एग्जाम साइंस का अंतिम है, सारा कसर इसमें पूरा कर देना, अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छे से एग्जाम में अच्छा नंबर ले आओ। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।